हमारे जैसे लोग जब इस तरह के मंचों पर आमंत्रित किए जाते हैं और उन लोगों के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं जानते, फिर ये रिश्ता बना कैसे? राजेश जी ने संपर्क किया कि आपको बिलासपुर छत्तीसगढ़ आना है, और मैं नहीं जानता था कि कौन बुला रहा है, कौन लोग हैं, मैं कभी यहां आया नहीं। तो मैंने इनसे कहा कि एक बार आप बताइए कि आप लोगों ने पहले क्या क्या कार्यक्रम किए हैं। तो जो तस्वीरें इन्होंने भेजी उसमें बाबा साहब की जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस और तमाम सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की तस्वीरें थी। उसके बाद मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं कि जहां बाबा साहब की बात होगी वहां तो आंख बंद करके जाया जा सकता है, और हमने हाँ कर दिया। तो ये जो सम्मान आपने हमें दिया है इसके आभारी हैं हम। और असल में जब भी इस तरह का कोई सम्मान मिलता है तो मुझे बस एक बात याद आती है जो हर मंच पर मैं सबसे शुरुआत में बोलता हूं, और वो बात ये है कि हमारे पुरखे सदियों से खप गए उस देश दुनिया को रहने लायक बनाने के लिए, मगर उन्हें कभी इस तरह सम्मान नहीं मिला। उन्हें तो अपमानित किया गया, उन्हें इंसान ही नहीं समझा गया। जिन हाथों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया, श्रम करके इस दुनिया में जगह बनाई, इमारतें बनाई, सड़कें बनाई, उन्हीं की बनाई दुनिया में कुछ लोगों ने उन्हें इंसान से भी बदतर जीवन में धकेल दिया, उनकी हकमारी की, और सदियों सदियों वो हकमारी चलती रही। मगर वक्त बदला और लगातार उस हकमारी के खिलाफ हक की एक आवाज बुलंद हुई, और उसमें सबसे पहली आवाज थी तथागत बुद्ध की, जिसके नाम पर भारतीय बौद्ध महासभा, आपके संगठन का नाम है, बाबा साहब से जुड़ा हुआ नाम है। तथागत बुद्ध ने एक रोशनी दिखाई दुनिया को कि हम सत्य, अहिंसा, शांति और समानता का एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां सब बराबर हो। कबीर, रैदास, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, पेरियार, बिरसा, शाहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर लोहिया, एक विरासत चली जो उस पूरे संघर्ष, उस हकमारी के खिलाफ संघर्ष की एक नींव बनाती, और फिर लागू हुआ भारत का संविधान। तो जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है और जब हम जैसे लोगों को सम्मानित किया जाता है तो मुझे वो विरासत याद आती है कि अगर इस देश में बुद्ध से लेकर के बाबा साहब तक, महात्मा फूले से लेकर पेरियार तक, और भारत के संविधान से लेकर मंडल कमीशन तक लागू न होते तो हमें ये सम्मान कतई नहीं मिलता। इसलिए ये सम्मान हमारा नहीं है, हम अपना सम्मान उन अपने पुरखों को समर्पित करते हैं जिनकी वजह से हम हैं। और यहीं से मैं आज की अपनी बातचीत शुरू करूंगा कि असल में हम जिस दौर में हैं वहां ऐसे आयोजन बड़े मुश्किल हो गए। मैं बिलासपुर की धरती के इन तमाम लोगों को सलाम करता हूं जो आज जब भारत के संविधान को हर रोज मारा जा रहा हो, एक भगवा संविधान बना करके लहराया जा रहा हो कि हम ये संविधान बदलेंगे, जहन में मनुस्मृति जिसके पल रही हो, उस दौर में भी हिम्मत तो आपने की है भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलवाई। इससे बड़ी हिम्मत की बात क्या है? और ये इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत बात है कि बिल्कुल स्पष्ट विचार है कि हम कौन लोग हैं। हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं।
हम एक विचार को मानते हैं जिसमें सब लोग बराबर हैं, और हमारी लड़ाई क्या है कि हम सब बराबर होने चाहिए, उसमें गरीब अमीर का भेदभाव न रहे, उसमें किसी जाति को बिना काम किए ही सबसे श्रेष्ठ न माना जाए, और जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसे इंसान ही न समझा जाए, उसमें किसी महिला और पुरुष के बीच भेदभाव न रहे। तो ये जो दूसरी खूबसूरती इस कार्यक्रम की है कि इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं, मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। यही इस कार्यक्रम की सफलता है, क्योंकि असल में हमारी लड़ाई जब सबकी बराबरी की लड़ाई है तो असल में वो बराबरी दिखनी भी चाहिए। और मैं आयोजन समिति का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो स्मृति चिन्ह आपने भेंट किया है वो हमारी तमाम सम्मानित महिलाओं के हाथों भेंट किया है, इसलिए मैं और सम्मानित महसूस करता हूं। और अब इस भूमिका के साथ ये बात कहनी जरूरी है, हमें आपस में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी है, और उसके साथ जो काम करना वो ये कि कोई भी वृक्ष बहुत विशाल दिख रहा हो और उसकी जड़ खोखली हो, ऐसा आपने कभी नहीं देखा हो। जो बाहर से मजबूत दिख रहा है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हमारे साथ बिल्कुल उल्टा हो गया, हमारी जड़ें बहुत गहरी थी, लेकिन जो सामने दिख रहे वृक्ष थे इसमें बहुत कुल्हाड़ियां चली, इन पर बहुत हमले हुए थे। हमें वापस अपनी जड़ों को पहचानना है ताकि पत्तियों को फिर से खिला सके, और ऐसे आयोजन उसी जड़ को तलाशने वाले आयोजन, उन जड़ों में से एक जड़ जो सबसे ताकतवर जड़ है, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले थे। और आज 3 जनवरी के दिन जब आपने यह आयोजन रखा है, मुझे लगता है कि हम वापस उस जड़ों तक जाएं, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। और जड़ों तक जाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कई बार जमाना बदलता है। अगर बेटे को बेटी को सब कुछ विरासत में मिल जाए तो 2 पीढ़ी पहले उस विरासत में मिली पूंजी के लिए क्या संघर्ष किया था, ये नई अहमियत समझ में आती है। हमारे लोग आज इस तरह के सम्मेलनों में इकट्ठे हो सकते हैं, बुलंदी से जय भीम के नारे लगा सकते हैं, तो ये यूं ही नहीं हमें मिल गया। इसके लिए लोगों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। हमारी ये जरूरत है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को याद करें और नई पीढ़ी को बताएं कि हम आज काबिल हुए हैं। तो एक डायरी मुझे सुबह भेंट की, नरेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं वो साथ लेकर आया हूं, एक कलम और एक डायरी। हमारी ये ताकत है, क्योंकि हमारे हाथों में कुम्हार, लोहार, बढ़ई, लाई, मोची, मल्ला, निषाद उन जातियों के लोग थे जो मेहनत करते थे, कभी हल चलाते थे, कभी हथौड़ा चलाते थे, और उन हाथों को कलम पकड़ाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, आज उनका दिन है। और भेंट में कलम और किताब मिले, इससे बड़ी बात क्या हो। तो नई पीढ़ी को ये बात बताने की जरूरत है कि आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिसने हमारी शिक्षा के लिए पत्थर और गालियां सही, घर से निकाली गई, मगर फिर भी शिक्षा की क्रांति ज्योति जला गई कि उनके आने वाली विरासत आज यहाँ इकट्ठा होकर के उनको याद कर रहे। मैं सावित्रीबाई फुले जी की कविता से अपनी बात उनके ऊपर रखूंगा। ये कविता उन्होंने मराठी में लिखी थी, जिसका हिंदी अनुवाद है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं।
इसलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गयों का दुख दूर करो। तुम्हारे पास सीखने का मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो और ब्राह्मणों के ग्रंथों को जल्द से जल्दी फेंक दो। यह कविता लिखी थी सावित्रीबाई फुले। आज हम जिस दौर में हैं, मैं अपने वक्तव्य के शुरुआती हिस्सों में कोशिश करूंगा कि नई पीढ़ी, नौजवानों की पीढ़ी, जो लड़के और लड़कियां इस सभागार में मौजूद हैं, उनके सामने उस विरासत को याद करते करते यह भी समझाने में एक कोशिश मैं करूं कि हमारे आज सामने कितनी मुश्किल है। क्योंकि कई बार होता यह है कि पुरानी चीजों को याद करिए तो नई पीढ़ी को ये लगता है कि हाँ 100 साल पहले की बात रही होगी, हमारा जमाना तो बदल गया, हम तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के लोग हैं, हम 1 मिनट के रील्स देखते हैं। तो आज सावित्रीबाई फुले की क्या जरूरत है? उस नौजवान पीढ़ी को मैं बीच बीच में ये इशारा करूंगा कि अगर वो न होते तो हम न होते, और अगर वो नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, हमारा भविष्य नहीं बचेगा। इसलिए हमें उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये भविष्य की लड़ाई है। इस देश में 1850 के पहले का वक्त था। महाराष्ट्र का सतारा जिला, महात्मा ज्योतिबा फुले अपने स्कूल में जा रहे थे। अगल बगल के लोगों ने उनके पिताजी को समझाया, गोविंदराव को, कि आप पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को क्या करेंगे, आप इसे काम में लगाइए, आप माली हैं, आप माली का काम कराइए। इस किस्से से आप समझिएगा कि उन लोगों ने कौन सी लड़ाई लड़ी। गोविंदराव पुराने धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने ज्योतिबा फुले को स्कूल से निकलवा दिया। अब आप मुझे सोच कर बताइए कि ये सलाह किसने दी होगी कि तुम्हारा एक बच्चा पढ़ लिख करके क्या करेगा, उसे वापस ले आओ, अपने खेत में, अपने व्यवसाय में लगाओ। आप पहचानते हैं कि नहीं ये सलाह कौन दिया होगा? पहचानते हैं कि नहीं? वो आज भी सलाह देते हैं। एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी बच्चा या लड़का लड़की थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर क्या हो जाए, एक विषय में नंबर कम हो जाए, तो आपके गांव मोहल्ले का एक व्यक्ति आएगा और कहेगा कि क्या आप इसे पढ़ा लिखा कर करेंगे, पढ़ लिख करके कौन कलेक्टर बनता है? अरे इसे अपने काम में लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ, और पढ़ाई छुड़वा देते हैं। और अपने बच्चों को जो नालायक भी रहेगा तो अपने किसी रिश्तेदार से, दोस्त से फोन करवा देंगे कि हम बिलासपुर में अच्छा विद्यालय नहीं, हम इसे दिल्ली भेज रहे हैं, एडमिशन करवा देना, ये नालायक कुछ लायक बन जाए, आगे बढ़ जाए, इसलिए तुम्हारे यहाँ भेज रहे हैं। फर्क समझ में आ रहा दोनों का? इसे कहते हैं सांस्कृतिक पूंजी। हमारे लोगों को समझाया जाता है कि पढ़ लिख करके क्या मिलेगा, और उन्होंने हमसे पढ़ाई का हक छीना। यही ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। उनके पिता ने उनको स्कूल से निकलवा दिया। 2 लोग थे, फादर लिजिट ने उनके पिता को समझाया कि तुम्हारा लड़का तो बड़ा समझदार है, जब घर आते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपने इसे स्कूल से क्यों निकलवा दिया? तो उनके कहने पर वापस उनका दाखिला एक ईसाई मिशनरी स्कूल में हुआ था। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया था। बाल विवाह का दौर था। जब विवाह किया गया तो सावित्रीबाई फुले जी की उम्र 9 साल थी और महात्मा फुले की उम्र 13 साल थी। आज भी इस देश में लड़कियां जैसे ही, और यहाँ जितनी लड़कियां, मैं उनको ये बात कह रहा हूं संबोधित करते हुए, ये हाई स्कूल इंटर पास नहीं किया, ग्रेजुएशन तक गए नहीं, दबाव बनने लगता है कि अब इसका शादी कर दो, शादी करने के बाद भी पढ़ लेंगे। तो एक तो लड़ जाना और ये कहना कि जब तक हम अपने पैर पर खड़े न होंगे तब तक हम किसी और के साथ और के घर नहीं जाएंगे, हमें पढ़ाई पहले चाहिए, तब हम अपने जीवन का फैसला खुद करेंगे। क्योंकि ये ताकत तो वहां से मिल रही है, मगर मजबूरी में विवाह हो गया। सावित्रीबाई फुले घर आई, ज्योतिबा फुले को ये समझ में आ गया
और वो एक बार अहमदाबाद गए थे और वहां उन्हें श्रीमती फरार एक महिला मिले। उन्होंने ज्योतिबा फुले से पूछा कि आपकी महिला क्या करती है, आपकी घरवाली क्या करती है? तो उन्होंने कहा क्या करती है, वो तो घर पे रहती है, क्योंकि महिलाओं के श्रम को तो कोई श्रम माना नहीं जाता। वो चूल्हे चौके से लेकर के घर का सारा काम करे, लेकिन वो काम नहीं माना जाता। पुरुष घर में घर से बाहर चला जाए, कुछ भी करे, उसे काम माना जाता है। तो जब ये बात कही गई तो उन्होंने उनको वो समझाया कि तुम्हारे समाज की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तुमने अपनी महिलाओं को कभी पढ़ाया नहीं। यह बात उन्हें लगती है। वो वापस आते हैं ज्योतिबा फुले, जो अपने जमाने में फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति को पढ़ चुके थे। थॉमस पेन का एक बहुत प्रसिद्ध विचारक जो पश्चिमी देशों के थे, उनको पढ़कर के ज्योतिबा फुले अपने विचार को मजबूत कर चुके थे। और जब श्रीमती फरार की इस बात को सुनते हैं तो वो वापस आकर के पेड़ की डंडी से सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पेड़ की डंडन से उन्होंने सावित्रीबाई फुले को जमीन पर कुछ कुछ आकार बना करके पढ़ाया और उनको यह बात समझ में आ गई कि समाज में बराबरी की कोई भी लड़ाई तब तक नहीं लड़ी जा सकती है, इस समाज में बराबरी तब तक नहीं आ सकती है जब तक हम वंचितों शोषितों को शिक्षा मुहैया नहीं करा देते। और तब उन्होंने पहला काम किया कि अछूत लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला 1 जनवरी 1848 में। वो क्रांति का दिन था, क्योंकि उसके पहले कुछ लोग जिन्होंने यह इस देश को समझा दिया कि हम मुख से पैदा हुए थे, हम भुजाओं से पैदा हुए थे। अच्छा, आप एक बात सोच कर बताइए मुझे, इस देश का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है, अमेरिका में जाता है, तो कहता है कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं। सुना है आपने? विदेश में जाकर उसे याद आता है कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, और यहां आकर के बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े हुए हैं। ये इस देश में हो रहा है। तो क्या आप दुनिया को यह समझा सकते हैं कि दुनिया भर में इंसान के पैदा होने का एक ही तरीका है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां कुछ लोग मुख से पैदा होते हैं, कुछ भुजाओं से पैदा होते हैं, कुछ जंघे से पैदा होते हैं। इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? ये मजाक इस देश में सदियों से चल रहा था। आप हिम्मत में जाके बताइए दुनिया के देशों को कि आप लोग तो पिछड़ गए, हमारे यहाँ तो हम लोग से पैदा होता है। ये बात किसने लिखी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी, अपने गुलामगिरी में। ये क्रांति की चेतना थी महात्मा फुले की। तो महात्मा फुले जब उन्होंने पहला स्कूल खोला तो उनके पिता ने जब उनको बुलाया तो वो दृश्य है, मैं कुछ किस्से सुनाकर आपकी बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। जब एक बार अपने स्कूल से लौट करके सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले अपने घर लौटे तो देखे ब्राह्मणों की एक टोली उनके घर से निकल के जा रही थी। पिताजी गुस्से में बैठे हुए थे। इस किस्से को ध्यान से समझिएगा, फिर याद करिएगा अभी मैंने कौन सा किस्सा सुनाया। जैसे ये दोनों पहुंचते हैं, उनके सामने ये बात कही जाती है। पिता पूछते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम स्कूल से आ रहे, बच्चों को पढ़ाने गए, बच्चों को शिक्षा देने गए। और उनके पिता उनसे कहते हैं, उनके पिता उनसे कहते हैं कि ये पाप है। कौन सा काम पाप है? लड़कियों को और अछूत बच्चों को शिक्षा देना पाप है। दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ क्या? शिक्षा तो एक बुनियादी अवसर था। तो गोविंद राव ज्योतिबा फुले से पूछते हैं कि आप ये पाप क्यों कर रहे हो? तो ज्योतिबा फुले उनसे पूछते हैं कि पिताजी आपको किसने बताया कि बच्चों को शिक्षा देना पाप है, और किस किताब में लिखा है कि ये पाप है? गोविंद राव नाराज होते हैं और नाराज होते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने यह कहता हूं कि तुम धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो, तुम्हें इस पाप में मैं शामिल नहीं हो सकता। तुम्हें दोनों में से एक चुनना होगा। तुम दोनों या तो हमारा घर चुनो या अपना स्कूल चुनो। आप जाकर बताइए कि उन्होंने अपना घर चुना था या अपना स्कूल चुना था।
ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले उसी दिन वो घर छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि ये क्रांति की ज्योति हमने जो जलाई है इसको तो बुझने नहीं देंगे, और उसके बाद वो घर छोड़ दिए और बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ गए। आज 2021-22 में एक बार सोचिएगा कि आपके बच्चों के हाथ से कोई शिक्षा का मौका छीन तो नहीं रहा है, आपके बच्चों को कोई ये तो नहीं समझा रहा है कि धर्म खतरे में, उसे बचाने जाना है। उस आदमी को पहचानिएगा। स्कूल खुला, कहां खुलेगा स्कूल, कहां बच्चों को पढ़ाया जाए? एक तो अछूत बच्चे और दूसरे लड़कियां पढ़ लेंगी तो घर बिगड़ जाएगा। मनुस्मृति में क्या लिखा है? अब दूसरी बात कह रहा हूं, दुनिया के लोगों को इस बात को बताने की जरूरत है। मनुस्मृति में क्या लिखा? एक महिला को हमेशा पुरुष का गुलाम रहना चाहिए। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। ये किस ग्रंथ में लिखा है? जोर से बोलिए। मनुस्मृति में लिखा है। उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने शूद्रों अतिशूद्रों की गुलामी लिखी, महिलाओं की गुलामी लिखी। हमारे पुरखे को जब मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिख दिया जिसमें सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं। ये फर्क है हमारे और उनमें, और यही लड़ाई आज इस देश में चल रही है। इस देश में आज महिलाओं को वापस घर में कैद करने की कोशिश की जा रही है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है, और पीछे से एक मौका छीना जा रहा है जिसकी अलग सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने, ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख ने जलाई। और जब उनके पास कुछ भी नहीं मिलता है तो एक और बात है कि कुछ ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले की मदद की। कुछ दोस्त उनके थे, उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त था, सदाशिव नाम था उसका, उसकी बारात में ज्योतिबा फूले गए थे। हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि इस देश में आधी आबादी पिछड़ों की है, जिस दिन पिछड़े तबके के लोग समझ जाएंगे तो इस देश में क्रांति हो जाएगी। मैं एक बात कह रहा हूं, आजकल भटके हुए सब हुए हैं, दलितों में भी थोड़े भटके हुए लोग। आप एक बात बताइए, कौन सी जाति के लोग किस जाति के बीच शादी नहीं करते? मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि दलितों में भी ये वाला, हम तो इनसे ऊपर आते हैं, हम इनके बराबर नहीं आते। यह है ना आपके बीच में, आदिवासियों में, पिछड़ों में थोड़ा ज्यादा, हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा है। तो इसलिए उनको इतिहास बताने की जरूरत, उनका शोषण भी उस तरह नहीं हुआ ना। पिछड़े तबके के लोग इसलिए समझ नहीं पाए। पिछड़े तबके के लोगों में राजा भी मिल जाते हैं और शूद्र भी मिल जाते हैं, ये सबको मिलाकर वर्ग बना, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब इसमें हुआ क्या? ज्योतिबा फूले अपने सबसे प्रिय दोस्त की बारात में गए होते हैं। जब बारात में वो जाते हैं और उस बारात में शामिल होकर के नाच गा रहे होते हैं, अचानक कुछ ब्राह्मणों की नजर उन पर पड़ती है और वो चीख करके कहते हैं, ये शूद्र हमारे साथ कैसे चल रहा है? अचानक बारात में तो ज्योतिबा फूले कहते हैं कि मैं अपने प्रिय मित्र की बारात में आया हूं, इसने मुझे बुलाया है। ब्राह्मण धक्का देकर के उनको उनके प्रिय मित्र की बारात से भगा देते हैं, और जब वो किनारे खड़े होते हैं तो गले में मटका, पीठ पर झाड़ू बांधे हुए एक अछूत उनके सामने देखता है। वो उस अछूत को देखते हैं तो वो हंस रहा होता है। वो उसके पास जाकर पूछते, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वह अछूत कहता है कि हमारे तो गले में मटका डाल दिया, पीठ पर झाड़ू बांध दी, हमें समझ में आ गया कि हमें इन्होंने इंसान भी नहीं माना। आज तुम्हें भी समझ में आ गया कि जाति कितनी बड़ी चीज है। देखो तुम्हारे प्रिय मित्र की बारात को तुम्हें बाहर कर दिया। और तब ज्योतिबा फूले जो एक चेतना फैलाने का काम शुरू करते हैं, वो उन दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को जोड़ करके, वंचितों, शोषितों को एक करके सबकी बराबरी की लड़ाई लड़ने का आगाज करते हैं। उस शख्स का नाम है ज्योतिबा फूले, जो ओबीसी जाति से आते थे और डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें अपना तीसरा गुरु मानते थे। ये ताकत है। तो किस्सा वो आगे बढ़ता है और ज्योतिबा फूले
जब स्कूल खोलना चाहते हैं, एक स्कूल खोलता है अपने मित्र के यहाँ, तो जितने ब्राह्मण थे वो उस ब्राह्मण को देश निकाला दे देते हैं जो इनके सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, फिर वो भी आने से मना कर देता है। तब उन्होंने कहा कि शिक्षा की क्रांति ज्योति तब तक अधूरी रहेगी जब तक महिलाएं शामिल नहीं होंगी, और 2 महिलाएं आगे बढ़कर के उनकी शिक्षा क्रांति को अपने हाथ में उस मशाल को लेती है, जिसमें से एक का नाम था फातिमा शेख और दूसरी का नाम खुद सावित्रीबाई फुले। ये क्रांति ज्योति उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी। आज आपके बीच ये समझाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में, उसे बचाने जाना, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। 85% तुम जिसको हिंदू कहते हो वो खतरे में कैसे हो गया 15% लोगों से? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार क्या मुसलमान करता है? आपके गले में हाड़ी किसी मुसलमान ने बांधी थी? आपके पीठ पर झाड़ू किसी मुसलमान ने बांधा था? आपके हक से, आपके बच्चों से शिक्षा का मौका किसी मुसलमान ने छीना था? आपके घर में चूल्हा जो जलता है उस पर रोटी पकेगी या नहीं पकेगी और उसका दान दक्षिणा कोई मुसलमान लेके गया था? और आज आपके संविधान पर हमला, आपके आरक्षण पर हमला क्या कोई मुसलमान कर रहा है? फिर किसको समझा रहे हो कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन? हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं कि उस्मान शेख ने अपना घर खोल दिया, ज्योतिबा फुले को कहा कि यहाँ स्कूल खोलो। ज्योतिबा फुले और उस्मान शेख की यारी का हिंदुस्तान भारत बनाना है। और आज क्रांति की बात इसलिए करनी जरूरी है कि पहला स्कूल खुला था 1 जनवरी 1848, और वो इलाका वो वही था जहां पेशवाओं का शासन हुआ करता था। वही पेशवा जहां पर गले में हाड़ी और पीठ पर झाड़ू बंधवाया गया। ये इस देश में हुआ। पश्चिम के देशों में जो गुलाम बनाया गया, दास बनाया गया, उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया गया, लेकिन अछूत बनाने का काम केवल इस देश में किया गया। जिसे तुम कहते हो सोने की चिड़िया, जिसे तुम कहते हो विश्व गुरु है, उस देश में तुमने अपने इंसानों को क्या बनाया? और उस समय जब उन्होंने स्कूल दिया तो वो मराठा, वो महाराष्ट्र की जमीन जहां पेशवाओं का अत्याचार था, उस महाराष्ट्र की जमीन को एजुकेशन हब बना दिया सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने। केवल 4 साल में 18 स्कूल खोल दिए और पूरा का पूरा इलाका बदल कर रख दिया। आज उस शख्सियत का जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले अपनी एक कविता में लिखती हैं, स्वाभिमान से जीने हेतु बेटियों। यहां पे सुनिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि जैसे एक बात बताइए, अगर किसी के मन में जातिवाद है, वो ब्राह्मणवादी है और तमाम दलित पिछड़ों को यह समझाता है कि तुम तो बुरे लोग हो। अब मैं किस्सा सुना रहा हूं कैसे समझाता। एक बहुत परेशान आदमी था, और ये किस्सा ज्योतिबा फुले से जुड़ा हुआ। उन्होंने एक नाटक लिखा है तृतीय रत्न, उस नाटक को कभी पढ़िएगा। ज्योतिबा फुले किस्से में लिखते हैं कि एक आदमी बड़ा परेशान है, तो एक पंडित आते हैं। पंडित पूछता है कि क्या हुआ? तो उसने कहा बड़ा कष्ट है हमारे जीवन में। पंडित कहता है कुंडली दिखाओ अपनी। उसने पत्रा देखा, कहा तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही, तुम्हारा शनि थोड़ा बिगड़ा हुआ। पुरुष परेशान हो गया कि अब इसके लिए क्या करना होगा। तो उसने कहा हवन कराना होगा। तो वो पूछते हैं हवन में कुछ खर्चा आएगा? तो कहा हाँ हवन कराएंगे, 5000 ब्राह्मणों को खिला देना, शनि अपनी वापस जगह पर आ जाएगा और तुम्हारी ग्रह दशा ठीक हो जाएगी। तो पूछा पुरुष ने कि कितना खर्चा आएगा? तो पंडित बोला कि 1 लाख रुपए आएगा। तो उसने कहा इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो फिर पंडित बोला कैसे, चलो तुम्हारे लिए हम 50,000 में कर देंगे। बार्गेनिंग चल रही है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, हमारे यहाँ धर्म भी उसी तरह खरीदा और बेचे जाने का एक काम बन गया, जहां बार्गेनिंग चल रही है कि एक हवन करा देते हैं, चलो 50,000 रुपया ले लेना। पुरुष कहता है इतना भी मेरे पास नहीं है पैसा। पंडित कहता है कि अच्छा चलो 10,000 रुपए में तुम्हारे लिए कर देता हूं। पुरुष ने कहा कि 10,000 रुपए भी मैं जुटा नहीं पाऊंगा।
ब्राह्मण कहता है कि अच्छा चलो 1000 रुपए दे दो, 1 हफ्ते के लिए शनि को ठीक जगह पर ले आता हूँ, ग्रह दशा ठीक कर देता हूँ, फिर जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा लेना। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास नहीं है पैसे। पंडित कहता है अच्छा 100 रुपए दे दो, एक मंत्र फूंक देता हूँ, कुछ राहत मिल जाएगी। वो आदमी कहता है मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। ब्राह्मण नाराज होकर खड़ा हो जाता है और कहता है जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है तो जा बच्चा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये धंधा इस देश में किया गया। नासा के वैज्ञानिक सौर मंडल को खोज रहे थे और हमारे यहाँ कहा जा रहा था कि पृथ्वी शेषनाग के धन पर टिकी हुई है और चंद्र ग्रहण राहु और केतु के जरिए हो जाता। ऐसे ऐसे नमूनों के देश में जहां कहा जाता था कि महाभारत काल में इंटरनेट था, आज इस देश का प्रधानमंत्री चुटकुला सुनाता है। मैं नाली के गैस से चाय बनाता था, सुना है चुटकुला? नाली के गैस से चाय बनाते बनाते उसने आपकी एलपीजी गैस को 1000 रुपया करवा दिया और खुद कहता था चाय बेचता था। उसे चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा और जब उसे मौका मिला तो उसने देश ही बेच लिया, पूरा प्राइवेटाइज कर दिया उसने पूरे देश में। तो क्या क्या वो चुटकुले सुनाते? गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थी। आप एक ब्लड पिता अपने बेटे बेटी को, सगा भाई सगी बहन को बिना ब्लड टेस्ट के ब्लड नहीं दे सकता। हमारे यहाँ इंसान के जिस्म पर हाथी का सूंड रख दिया और वो भी इंसान बन गया। ये सवाल किसने पूछा? ज्योतिबा फूले ने पूछा। ज्योतिबा फूले ने कहा कि ये कौन सा वराह है? आपने गुलामगिरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों ने गुलामगिरी पढ़ी है। अच्छा, बाकी जो लोग हाथ नहीं उठाए आज तो कम से कम शर्माई होंगे कि पढ़ लिए होते तो हाथ तो उठा लेते कम से कम। आज के दिन अगर आप फूल और माला से भेंट करने की बजाय अगले कार्यक्रम में आप किताबें भेंट करिएगा। हर घर में किताब जानी चाहिए, वहां से क्रांति होगी। उस गुलामगिरी को पढ़िए। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि इंद्र से लेकर वामन तक, परशुराम से लेकर के वत्स तक, मत्स्य तक, सारे तुम्हारे देवी देवता केवल हिंसा किए हैं और सारा झूठ तुमने लिखा। ज्योतिबा फूले ने एक बात उसी गुलामगिरी में पूछी। उन्होंने कहा कि जब मुख से बच्चा पैदा होता था तो गर्भ कहां ठहरता था? सोचिए। फिर ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि ब्रह्मा के 4 मुख थे तो वो मां के स्तन से दूध किस मुंह से पीते थे? आज आपको लगेगा कि क्या चुटकुले? उस दौर में, जिस दौर में आपके गले में मटका और पीठ पर झाड़ू बांधा गया था, आप मुख्य मार्ग पर चल नहीं सकते थे। हमारे पुरखों ने उसके सबसे बड़े धर्म पर चोट की और ध्वस्त किया था। हम उनकी विरासत के लोग हैं और आज हम घबरा जाते हैं कि बड़ा मनुवाद हावी हो रहा है, हम डर गए। ज्योतिबा फूले ने ध्वस्त कर दिया उनका पूरा धर्म और बाकी रही सही कसर उनके शिष्य बाबा साहब ने पूरा कर दिया और उन्होंने भारत का संविधान लिख दिया कि अब कोई चुटकुला आप नहीं सुना सकते धर्म के नाम पर। नहीं तो हमारे यहाँ तो चुटकुले का बाजार था। एक आदमी खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर से नीचे झांका तो बड़ा डर गया कि अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा। उसने, वो हनुमान को मानता था, तो कहा हनुमान जी हमें सही सलामत नीचे पहुंचा दो, इस मंगलवार को 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ा हिम्मत मिली, थोड़ा आधा नीचे आया। जब आधा नीचे आया तो उसके बाद कहा हनुमान जी आजकल बड़ी तंगी है, कोरोना काल के बाद बिजनेस ठप हो गया है मेरा, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, उससे तो मान लेना। थोड़ा और हिम्मत मिली, नीचे आया। उसने कहा देखो लड्डू तो तुम्हारे यहाँ बहुत लोग चढ़ाते हैं, मैं 250 ग्राम चढ़ाऊंगा, उसी में खुश हो लेना। और ऐसा करते करते वो व्यक्ति जब नीचे जमीन पर उतरा तो कान पकड़कर उठक बैठक किया कि हनुमान जी न आज के बाद कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और न लड्डू चढ़ाऊंगा। जिस दिन यह तर्क हमारे जहन में आ जाएगा, किसी भी किस्म का मनुवाद और ब्राह्मणवाद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम मन से गुलाम हो गए, इसलिए उन्होंने हमारी पीढ़ियों को गुलाम पैदा किया। इसलिए हमारे पुरखे ने जो किताब लिखी उसका नाम था गुलामगिरी। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। ये सूत्र वाक्य हमारे पुरखे थे और उन पुरखों ने केवल शिक्षा की बात नहीं की,
आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जयंती का दिन है, तो स्कूलों के जरिए जो क्रांति की उसकी सजा उन्हें ये मिली कि उन्हें 2 साड़ी लेकर के घर से निकलना पड़ता था। पूरे रास्ते उन पर कचरा फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, पत्थर मारा जाता था। और कल जो लोग सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख पर गोबर फेंका करते थे, उन्हीं के लोग आज गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। हम वहां से चल करके यहां तक पहुंचे। कौन ढूंढ रहा है गोबर में विज्ञान? वो जमहूरियत कहते थे कोरोना भाग जाएगा गोबर पर, लीप लीजिए। हमारे यहाँ एक जगह एक प्रोफेसर है, वो ये बोलता है कि परमाणु बम के हमले से बचने के लिए गाय के गोबर का अगर घर बनवा लेंगे तो उसमें रेडिएशन नहीं होगा। गाय के गोबर को लीप लेंगे तो उससे आप रेडिएशन से बच जाएंगे। गाय के गोबर को हम जो है घर के दाहिने दिशा में रख देंगे तो घर में कोई अशुभ काम नहीं होगा। इन्होंने कहीं ये क्यों नहीं लिखा कि आधा किलो गाय का गोबर रोज खा लेंगे तो दिमाग भी बढ़ जाएगा? ये भी तो लिखना चाहिए। दुनिया कोरोना की वैक्सीन खोज रही थी और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की नफरत तबलीगी जमात के नाम पर उसी कोरोना काल में फैलाई गई। हम वो देश नफरत फैलाई गई और कहा गया कि मुसलमान फैला रहे हैं। आपने देखा कि नहीं? और उसी कोरोना में सबसे ज्यादा हमला 3 जगहों पर किया गया था। वह समसामयिक हमला, पहला किसानों के 3 कानून लाए। दुनिया कोरोना से लड़ रही थी और हमारे देश में ये जो लोग जो मनुस्मृति को अपने जहन में रखे हुए लोग हैं, ये अपने देश के लोगों से लड़ रहे थे। किसानों के 3 कानून लाए और 3 कानूनों में क्या था कि आपकी खेती आज नहीं कल पूंजीपतियों के लिए एक जरिया बन जाएगी, खेती बिक जाएगी। इस देश में तो दलितों के पास, जिनकी आबादी 17-18% है, उनके पास 1% भी जमीन नहीं है। हम तो वो देश है। हमारे पुरखों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी, शिक्षा रोजगार की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए हर मंच से यह सवाल जरूर उठाऊंगा कि इस देश में जमीन का मालिकाना हक 15% दलित है तो 15% दलितों के पास अपनी जमीन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 7.5% अगर आदिवासी तब के जमाने में थे तो आदिवासियों की उतनी जमीनें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और पिछड़े समाज को तो ये पता ही नहीं है। आबादी है 52%, जमीन है 12%, नौकरी है 2%, फिर भी कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। थोड़ा समझाएंगे। नई पीढ़ी ओबीसी में आ रही है। ओबीसी की नई पीढ़ी के लोग जागरूक हो रहे हैं। जब मार पड़ रही तो सबको समझना है। ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरे की गलती देख करके सीख लेते हैं, दूसरी वो जो अपने ऊपर जब कुछ बीतता है तब सीख लेते हैं, तीसरे वो चाहे कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं सीखते हैं। कुछ लोग इस देश में वैसे तीसरे किस्म के। पहला कानून किसानों का लाया गया, उनकी खेती को बेचा गया। किसान ने समझा, जितने लोगों का जमीनें थी, जो ताकतवर किसान थे, उन्होंने जमीनों को समझा और घेर के बैठ गए दिल्ली की सड़कों पर। और 56 इंच का सीना बताने वाले को झुकना पड़ गया। उसने तीनों किसान कानून वापस लिए और माफी मांगी कि हमारी तपस्या में कमी रह गई थी कि हम कानून गलत बना दिए। झुका दिया ना किसानों ने। दूसरा कानून उसी कोरोना काल में लाया गया था, श्रमिकों को। श्रमिकों के 3 कानून बदल दिए गए। आप लोग को शायद पता हो या ना हो, मुझे नहीं पता। 3 कानून श्रमिकों के बदल दिए गए हैं कि ट्रेड यूनियन नहीं बनेगा। वह ट्रेड यूनियन बनाया करते थे, वह ट्रेड यूनियन जो ज्योतिबा फुले बनाया करते थे। ज्योतिबा फुले और बाबा साहब दोनों महाराष्ट्र के मिल मजदूरों के आंदोलन में शामिल थे और गांव-गांव जाके पर्चा बांटा करते थे। पढ़िए अपने पुरखों के इतिहास। और वो इसलिए करते थे कि मजदूरी करने वाले मजदूर, श्रमिक करने वाले श्रमिक 90 से 99% के दलित पिछड़े आदिवासी है। इसलिए ट्रेड यूनियन बर्बाद कर दिया गया। इन 3 श्रमिकों के कानून को लागू कर दिया गया। और तीसरा कानून उसी समय लाया गया है, नई शिक्षा नीति 2020। 3 जनवरी के हर दिन यह सवाल देश के आम आवाम के बीच उठाना जरूरी है कि अब आपके बच्चों की शिक्षा को अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया गया है और उसका एक दस्तावेज बनाया गया, नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 3 कारण गिनाता हूं क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। हम अगर केवल अपने पुरखों की बात करेंगे और आज से नहीं जोड़ेंगे तो हम कोई न्याय नहीं करेंगे। आप भी सुनेंगे, घर चले जाएंगे, फिर ये सोचेंगे कि बहुत अच्छे लोग थे, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, उस्मान शेख, ज्योतिबा फुले।
लेकिन आज आपके ऊपर क्या हो रहा है और आज क्या जरूरत है करने की, यह नहीं समझ में आएगा, और खासकर नई पीढ़ी के लोगों को। इस देश में आज भी सरकारी स्कूलों में 90 से 99% बच्चे जो पढ़ते हैं वो किनके घरों के बच्चे? मेरा सवाल आपसे, सरकारी स्कूलों में किनके घरों के बच्चे पढ़ते हैं? SC ST OBC, जो भी अपर कास्ट अपर क्लास जो तबका है वो कोई अपने सरकारी स्कूलों में भेजता नहीं। सबसे ज्यादा बर्बाद सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल? जहां आपके बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वहां मास्टर ही नहीं, वहां पढ़ाई नहीं होती, वहां मिड डे मील में छिपकली निकल जाती है। मजाल किसी की कि किसी प्राइवेट स्कूल में किसी बच्चे के खाने में छिपकली निकल जाए और अगले दिन वो प्राइवेट स्कूल बंद न हो जाए तो कहिए। तो देश में जहां वंचितों शोषितों के बच्चे पढ़ते हैं वहां कीड़े मकोड़ों वाला खाना मिलता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस देश में संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी एक ही जाति के लोग गटर में घुसकर गटर साफ करने को मजबूर है। ये इस देश में होता है, इसलिए वहां मशीनें नहीं पैदा की। आरक्षण तो यहां था, मंदिर में पुजारी बनने का 100% आरक्षण किसके पास था? और गटर साफ करने का आरक्षण एक ही जाति के लोगों का। और वो लोग हमसे कहते हैं कि हम आरक्षण वाले लोग हैं। सदियों से 100% आरक्षण शिक्षा में तुम्हारा था, रोजगार में तुम्हारा था, राजघरानों में तुम्हारा था, मंदिरों में तुम्हारा था, चंदे दान दक्षिणा में तुम्हारा था। और हमसे कहते हो कि हम निकम्मे लोग हैं, आरक्षण की भीख में लेकर के बैसाखी लेकर आए। आंख में आंख डाल करके सच बोलने की जरूरत है। हम श्रमजीवी, श्रमशील और कमेरे लोग हैं, और तुम परजीवी हो, लुटेरे लोग हो। ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा का 90% आवाम इस देश की कमेरा है। वो श्रम करके खाना खाती है और उसके श्रम पर 10% लुटेरे देश को लूट रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? नई शिक्षा नीति बना दी, और उस शिक्षा नीति में ये कहा कि जो थोड़े से सरकारी स्कूल और सरकारी विश्वविद्यालय थे अब वो भी बर्बाद कर दिया जाए। बर्बाद कर दिया है। आप खोज के देखो, आपकी जेब में 10,000 रुपए किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अपने बच्चे की फीस अगर नहीं है, और ड्रेस पहन करके उस प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब गुजरते हो तो एक बार अपने बच्चे की आंख में आंख डाल करके देख लेना उसकी हसरतें क्या कहती है। पैदा होते ही इस देश में तय हो गया कि आपको शिक्षा कैसे मिलेगी। अंबानी अडानी के घर में पैदा होंगे या अमित शाह के घर में पैदा होंगे, जय साहब बनेंगे तो आप निकम्मे भी रहेंगे तो बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया जाएगा। बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया उसको जिसने क्रिकेट का पल्ला भी नहीं पकड़ा। इस देश में जब हिंदू धर्म खतरे में होता है तो अमित शाह के बेटे जय साहब को क्यों नहीं समझ में आता है कि सब घर बार छोड़कर हिंदू धर्म बचाने जाना है? क्यों नहीं समझ आता? जितने भाजपा के और जितने नेताओं के बच्चे बेचे बेटियां हैं वो विदेशों में पढ़ाते हैं, और हमारे लोगों का सरकारी स्कूल और सरकारी विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिया। आज नई शिक्षा नीति के नाम पर जो 3 काम किया गया, ध्यान से समझिएगा। सरकारी स्कूल जो 3,000 से कम के बच्चे होंगे जिस स्कूल में, उसको बंद किया जाएगा और बड़े स्कूल में उसको मर्ज कर दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस खतरे को। इस देश में आज तकरीबन 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। अगले 15 साल में नई शिक्षा कहती है कि उन 45,000 डिग्री कॉलेजों को जिनमें 5,000 से कम बच्चे पढ़ते हैं उनको बंद किया जाएगा या मर्ज किया जाएगा, और 15 साल में उनकी संख्या घटा के केवल 15,000 की जाएगी। जिस देश में नए स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाने थे, वहां नई शिक्षा नीति ने तय कर दिया है कि जो खुले हुए डिग्री कॉलेज और खुले हुए स्कूल है वो बंद किए जाएंगे। तो स्कूल और विश्वविद्यालय किए जाएंगे बंद, स्कूल और विश्वविद्यालय किए जाएंगे बर्बाद, ताकि नारा लगाया जा सके कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी। ये लड़ाई स्कूल विश्वविद्यालय बनाम मंदिरों की है। आज वो वोट मांगने आते हैं और कहते हैं कि हमने क्या बनाया? शौचालय बनाया। हमने क्या बनाया? देवालय बनाया। हमने पूछा विश्वविद्यालय कहां गया, विद्यालय कहां गया? तो शौचालय और देवालय बनाम विश्वविद्यालय की लड़ाई का नाम है सामाजिक न्याय की लड़ाई, और हम स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय बनाने के पक्ष में खड़े हैं। और यही अगर सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले
बोले उस्मान शेख अगर आज होते तो नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह वापस कराने के लिए इस देश में आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आज के नौजवानों की पीढ़ी को मैं ये बात कहने आया। मैंने पहली बात ये कही कि अपने पुरखों को जानिए। बिना पुरखों को जाने आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जड़ें क्या थी। और अचानक कोई आएगा और कहेगा कि तुम तो हिंदू हो, तो आप उससे पूछिएगा कि कौन से वाले हिंदू, मुख से पैदा हुए या भुजाओं से पैदा हुए या पैर से पैदा हुए, पूछिएगा उनसे। अब ये जो किस्सा चलता है, ये जितने भी किस्से चलते हैं, ये केवल ध्यान भटकाने के किस्से हैं। हम ओबीसी घरों से आते हैं, गाय भैंस चराया करते थे। हमारे यहाँ चोर आते थे, गांव में चोरी कर, तो रात के अंधेरे में वो चोरी करते थे। जिसके यहाँ भी जानवर पाले जाते हैं उन लोगों को पता होगा, गले में एक घंटी पहनाई जाती है, वो हिलती डुलती रहती है, तो घर वालों को समझ में आता है कि जानवर बाहर सुरक्षित है। तो चोर आते हैं अंधेरे में, तो जब भैंस को खोलते हैं तो भैंस के गले की घंटी लेकर एक चोर उत्तर दिशा में भागता है और भैंस लेके बाकी चोर दक्षिण दिशा में भागते हैं। रात का अंधेरा है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा। अचानक घंटी की आवाज सुन के घर वाले जागते हैं, गांव वाले जागते हैं। तो वो गांव वाले किस दिशा में भागेंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है, क्योंकि उसी अंधेरे में पता चलेगा भैंस इधर लेके जा रहे हैं। तो पूरा गांव वाले किस दिशा में भागे? जिधर घंटी की आवाज आ रही थी। और चोर किस दिशा में भैंस लेकर गए? घंटी के ठीक विपरीत में। अंत में चोर घंटी एक जगह फेंक करके भाग जाते हैं और पूरी रात दौड़ते हाँफते गांव वालों और घर वालों को क्या मिला? घंटी और भैंस चोर चोरी करके। आज इस देश में आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की भैंस को चोरों ने चुरा लिया है और हिंदू मुस्लिम की नफरत और सांप्रदायिकता की घंटी आपके हाथों पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं गर्व से कहो तुम हिंदू हो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये नफरत आपके बच्चों में भरी जाए। इसलिए आज बिना डरे बिना झुके सच कहने की जरूरत है। ये सच है कि नहीं है? आज देखिए एक और बात, जितना धर्म के नाम पर संगठन बने हैं सबका नाम जोड़िए। मैं तो देखिए डरता वरता नहीं हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया है, डरिए आप लोग कि मेरे ऊपर मेरे मुख्यमंत्री अगर यूएपीए लगा दिया तो आपका क्या होगा? हमारे पुरखे उनके पुरखों से नहीं डरे तो हम कैसे डरने वाले लोग हैं क्या? इनसे कह के चुप हो जाएंगे क्या? डरे होते बाबा साहब तो संविधान न लिख पाते, डरे होते ज्योतिबा फुले तो गुलामगिरी न लिख पाते, डरे होते पेरियार रामास्वामी नायकर तो जनेऊ तोड़कर राम की बजाय रावण की पूजा करके न कहते कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट है, हम इस धर्म को नहीं मानते और हम द्रविड़ लोग हैं, हम आर्य लोग नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं और यहाँ कोई आर्य संस्कृति नहीं चाहिए। ये विरासत हमें मिली। पेरियार रामास्वामी ने क्या कहा? महिलाओं के लिए गहना बना दिया पुरुषों ने। उन्होंने कहा कि महिलाओं ये गहना नहीं, बेड़ियां हैं, तुम्हारे लिए गहना क्या है? शिक्षा। तो वो तो कभी डरे नहीं। पेरियार भी ओबीसी समाज से आते थे। मैं ओबीसी लोगों को कुछ चीजें तो सुनाई देता हूँ, चरवाहा जाते थे। पेरियार घर छोड़कर भाग गए एक बार। पिताजी उनके भी बड़े धार्मिक थे, हमारे घर में भी सब बड़े धार्मिक हैं। मेरे बड़े पिता जैसे आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं ना, तो वो भी देखते हैं। जब कहते हैं कि शिक्षा रोजगार की बात कर रहा तो ठीक ही बोल रहा होगा। एक दिन मैंने कह दिया कि भारत का संविधान और मंडल कमीशन घर घर रखो, ये देश बदल जाएगा। गीता रामचरितमानस को घर से बाहर करो। उसी दिन फोन करके कहे खबरदार जो गीता और रामचरितमानस के बारे में कुछ कहा, हमें घर से भी लड़ना है बाहर भी लड़ना है। मैंने उनसे कहा ठीक है अगली बार नहीं कहूंगा, आदत से मजबूर हूं, यहाँ भी वही कह रहा हूँ, गीता रामचरितमानस को घर से बाहर कीजिए, भारत का संविधान मंडल कमीशन तभी ये कर ले, यही कहना जरूरी है। तो आज ये जो आयोजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जितना धर्म के नाम पर संगठन बने, मेरे उत्तर प्रदेश में तो धर्म का व्यापार हो रहा है, सियासत हो रही है। राम का मंदिर बनवाया, उसके बाद आप मथुरा में क्या करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति के नाम पर आपके स्कूल और विश्वविद्यालय को बर्बाद कर रहे हैं। यही लड़ाई है।
और उस देश में उस जगह पर हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू रक्षा दल, हिंदू आत्मसम्मान दल, विश्व हिंदू परिषद, आर्य हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम तरह के दल जो बने, और उनका जो सबसे माई बाप है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसमें आज तक शोध हो रहा है कि सब जो है हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है। अगर सबका डीएनए एक है तो आज तक आरएसएस का प्रमुख कोई दलित क्यों नहीं बना? आरएसएस का प्रमुख कौन बनेगा? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में भी कौन ब्राह्मण? जो चित्पावन ब्राह्मण है, यानी उनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ है। जातिवाद करो तुम और जातिवादी हैं हम। हमारे पोथे में जो किताब लिखी उसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों ने जाति के विनाश की लड़ाई लड़ी है और इस देश के मनुस्मृति मानने वालों ने जातिवाद किया है। इसलिए यह देश जो एकदम इस देश दुनिया का सबसे बड़ा देश, महान देश हो सकता था, उसको बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? जो विश्वविद्यालय बनाए, अब ये लगभग आखिरी बात कह रहा हूं, 5 मिनट की बात खत्म करूंगा। अब इसमें हो क्या रहा है? भारत का संविधान बना तो बाबा साहब ने क्या बात लिखी थी? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? उन्होंने कहा इस देश में हमने एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार तो दे दिया, 26 नवंबर 1949 का भाषण पढ़िए, मगर इस देश में तब तक कोई राजनीतिक बराबरी नहीं हासिल की जा सकती जब तक हम आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं हासिल करें। यानी जाति का विनाश अगर नहीं हुआ और सबको सबके हिस्से का हक हुकूक नहीं मिला तो इस देश में संपन्नता नहीं आएगी। बाबा साहब ने उस भाषण में कहा था। और उन्होंने कहा कि एक इंक्लूसिव इंडिया बनना है, भारत बनाना है ना, एक नया भारत बनाना है। तो भारत के संविधान में क्या लिखा कि जिनको वंचित कर दिया गया सदियों से, उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे। तो उस मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? उनमें से कई लोकतांत्रिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी विश्वविद्यालय। आपको पता है इस देश में विश्वविद्यालयों पर सबसे ज्यादा कब्जा किसका रहा? मैंने खुद जब 2020 में एक आरटीआई लगाई तो 1 जनवरी 2020 को उस आरटीआई के जवाब में ये पता चला कि इस देश में 97% ओबीसी प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, 95% आदिवासी प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, 93% शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। इस देश में जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हुए उनमें 95 से 97% केवल ब्राह्मण हुए। इस देश में जितने स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोजिए 90% सारी जगहों के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर ब्राह्मण मिलेंगे। इस देश में 2019 में 596 कुलपति पूरे देश में थे, उनमें से 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट थे, 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब थे और 36 कुलपति ओबीसी थे और 550 एक ही तबके के लोग थे। तो स्कूल और विश्वविद्यालयों में आपको भेजा नहीं गया और स्कूल और कॉलेज को बर्बाद किया गया। अब एक बात मैं पूछ रहा हूं, वो बताइए, अगर एक बढ़ई है, एक धोबी है, कुम्हार है, लोहार है, नाई है, मोची है, तो वो जो अपना पेशा करता है उसमें वो विज्ञान ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? एक बढ़ई अपने औजार को अगली बार और अच्छा कैसे बनाया जाए इसको खोजेगा कि नहीं खोजेगा? एक लोहार, एक कुम्हार, एक मोची, एक नाई, एक मल्ला, एक निषाद अपने अपने काम में शोध करेंगे कि नहीं करेंगे? इस देश में सबसे ज्यादा शोध, रिसर्च किसने किया था? कमेरा लोगों ने। जो श्रम करते थे वही में शोध करेंगे, और जो पेट फुला के दान दक्षिणा में चंदा मांग के गुजारा करते थे वो कोई शोध करते थे क्या? उन्होंने क्या किया? सबको गुलाम बनाए रखने के लिए जो शोध करने वाला ब्रेन था उसको शिक्षा से दूर कर दिया और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर तक नहीं बनने दिया और इन विश्वविद्यालयों का इतना कबाड़ा कर दिया कि आज देश दुनिया के 300 टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, 300 यूनिवर्सिटीज में एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी आपकी नहीं है। शर्म की बात है कि नहीं? यानी जो रिसर्च करने वाले लोग थे उनको तो अपने विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया। तो जिनका ब्रेन ही रिसर्च के लिए नहीं था, जो परजीवी लोग थे, वो रिसर्च क्या करते? और आज भी ये लोग डीयू जेएनयू बैठकर एनएफएस कर देते हैं। आपके बच्चे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे।
क्योंकि अब डीयू जेएनयू को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। अशोका, गलगोटिया, एमआईटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली के चारों तरफ बन गई है। एक बार खोज कर देखिएगा, वहां एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी आपको नहीं मिलेगा। अब इस देश में शिक्षा बेच दी गई, तो विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दिया, स्कूलों को बर्बाद कर दिया। जब अच्छे स्कूल और विश्वविद्यालय नहीं होंगे तो क्या एक राष्ट्र बन सकता था क्या? यानी एंटी नेशनल होना कौन चाहिए? वो लोग जो मनुस्मृति मानकर इस देश के 90% आवाम को शिक्षा से वंचित कर दिए और आज वही सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है। भीमा कोरेगांव का नाम लेना इस मंच से जरूरी है। ये तस्वीर देखिए यहाँ पर बनी हुई है स्मारक की। बाबा साहब ने कहा, जिनके हाथ में तुमने हथियार नहीं पकड़ने दिया, उन 500 महारों के हाथ में जब हथियार आया तो 28,000 पेशवाओं की सेना को धूल चटा दिया। हमारे पुरखे ऐसे लड़ाके थे और तुमने इस देश को बर्बाद कर दिया उनको पीछे करके। वो भीमा कोरेगांव और मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू जब 2018 में इस भीमा कोरेगांव की शौर्य दिवस के 200 साल पूरे हुए थे तो वहां एक आयोजन हुआ था। उस आयोजन में जितने प्रोफेसर गए उनको आज जेल में बंद किए हुए हैं। आज ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले होती तो मनुवादियों ने उन्हें भी जेल में बंद कर दिया हो। ये सच है कि नहीं सच? इसलिए क्योंकि हमें मन से, बुद्धि से जेल में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर हैनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा बरगर राव, तमाम वो लोग थे जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, आज वो जेल में हैं। और इस बात को इस मंच से कहने की जरूरत है कि 2018 में जो शौर्य दिवस मनाया गया था उसकी सजा पाए हुए लोग जेल में हैं। तो बताइए, हमारी आंखों के नजर में हमारे लिए जेल में वो हैं या हमारी सराखों पर है? वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे लोग हैं और हम इस मांग करते मन से कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। सावित्रीबाई फूले को याद करना मुकम्मल होगा। यानी शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाले लोग, आज उनका दिन है। जिन हाथों ने दुनिया को रहने लायक बनाया उन्हें हाथ में कलम नहीं पकड़ने दिया। सावित्रीबाई फूले से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, तुम मेरे ऊपर पत्थर फेंकते रहे, गोबर फेंकते रहे और मैं तुम्हारे बेटे और बेटियों को पढ़ाती चली गई। यही लड़ाई हमारी है। आने वाली पीढ़ियां गोबर फेंकने वाले को याद नहीं करती, लेकिन सावित्रीबाई फूले आने वाली पीढ़ियों की नजर में एक आइकॉन बनकर उभरेगी। 100 साल बाद वो सबसे बड़ी नायिका बनकर उभरेगी, क्योंकि उन्होंने गोबर सहा था। अरे नहीं आता, मैं बस खत्म करने वाला हूँ, कितना सुनेंगे ये लोग। अच्छा, तो बस मैं आखिरी में एक बात समझाना चाहता हूं, क्योंकि भाषण क्या ही देना, मंच पर मुझसे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, मुझसे उम्र में ज्यादा तमाम अनुभवी लोग सामने बैठे हुए हैं। मैं तो अभी सीख रहा हूं और मुझे आपने यहां क्यों बुलाया? प्रोफेसर तो मेरे अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 है। अगर मेरी डिग्री के आधार पर आपको बुलाना था तो आज यहां कोई और प्रोफेसर होता या आप किसी वाइस चांसलर को बुला लेते। तो आयोजक राजेश जी, उनको अगली बार हो सकता है वो वाइस चांसलर बनवा देते। इस देश में तो ऐसे ही होता है, तुम मुझे खुश करो मैं तुम्हें खुश करूंगा। ये सारे परजीवी लोगों का यही धंधा है। सारे रिश्तेदार भरे हुए हैं यहां से लेकर विदेश तक और सब कहते हैं कि हम आ रहे हैं। और जब शोषण करना हुआ तो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में छेड़छाड़ किसने किया? बताइए किसने किया? इन्हीं मनुवादियों ने किया। 13 पॉइंट रोस्टर का नाम आपने सुना है? 13 पॉइंट रोस्टर। विश्वविद्यालय में जब तक आरक्षण नहीं था तब तक तो 100% मनु की औलादें ही भरते थे। वही प्रोफेसर, वही रिसर्चर और वही शोध करते रहे। उन्होंने यही शोध किया कि भारत सोने की चिड़िया कैसे थी, नाली के गैस से चाय कैसे बनाते थे, ये शोध किया। हमारे लोग गए तो उन्होंने कहा भारत में जाति व्यवस्था ने इस देश का कितना अपमान किया, कितना नुकसान किया, हमें एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करना। बाबा साहब तो अकेले थे ना, यहां से गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब एक छोटा सा किस्सा और सुना था। मदन मोहन मालवीय का नाम आपने सुना? ये जितने उस समय के थे ना वो तब भी अच्छे, जब मन करता था हिंदू बन जाते थे और जब मन करता था भारतीय बन जाते थे। और आज इन सबको बड़ा राष्ट्र नायक बनाया जाता है। लाला लाजपत राय का नाम आपने सुना?
राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो बनारस में जाकर के ब्राह्मणों के पैर धुल करके पी रहे थे। इसी देश में हुआ है, ये इतिहास में जानिए। सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा तो राष्ट्रपति वहां जाएंगे। नेहरू कम से कम इतना तो किए कि उसको लेके कहे कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं इस देश का, जिसमें मंदिर मस्जिद सब मानने वाले लोग हैं। मैं एक मंदिर के उद्घाटन में नहीं शामिल होऊंगा। और 2021 में इस देश का प्रधानमंत्री जाकर के राम मंदिर का उद्घाटन करवाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात है इस देश के लिए क्या होगा। तो मैं धर्म के प्रधानमंत्री तो नहीं थे, किसी और धर्म का प्रधानमंत्री अगर होता और वो अपने धर्म की इबादत घर में चला गया होता तो सोचिए इस देश में क्या होता। ये कब मन करता पुजारी बन जाता है, कब एक ही दिन में 5 कपड़ा बदला उस दिन, और कहता है फकीर हूं जी, झोला उठाकर चल दूंगा जब मन करेगा। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन वो इस देश को छोड़कर जाएगा आपके बच्चों की पीढ़ियां बर्बाद कर चुका होगा। इसलिए आज ही जागना जरूरी है और ऐसे फेक फकीरों को पहचानना जरूरी है और अपने नायकों की विरासत की अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाना जरूरी है, तभी इस कार्यक्रम की सफलता होगी। किस्सा ये है कि बाबा साहब उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे। मदन मोहन मालवीय गए उनसे मिलने और कहे कि भारत को आजाद कराने की लड़ाई चल रही है, डॉक्टर अम्बेडकर आप भी चलिए। तो बाबा साहब ने क्या कहा, किससे आजाद कराने की लड़ाई चल रही है? तो उन्होंने कहा अंग्रेजों से। तो कहा कैसी लड़ाई चल रही है? कहा कि हम गुलाम हैं, उनसे मुक्ति की। फिर कहा कब से चल रही है? तो कहा कि 1885 से शुरू हो गई थी। कहा कब तक चलेगी? कि जब तक आजाद नहीं होंगे। तो बाबा साहब ने पूछा कौन आजाद नहीं होगा? उन्होंने कहा भारतीय। तो कहा कि ये जो दलित थे वो भारतीय नहीं थे क्या? इस देश के आदिवासी भारतीय नहीं थे क्या? उन पर शोषण किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय कहे कि हम जब आजाद हो जाएंगे तो हम सबको बराबर कर देंगे। तो कहे कि तुम्हारे लिए ये आजादी की लड़ाई है, हमारे लिए आजादी की लड़ाई तब होगी जब जाति का विनाश होगा, ब्राह्मणवाद का विनाश होगा, तब भारत आजाद होगा। इसलिए मैं पढ़ूंगा और वापस अपने समाज को ले जाकर लड़ूंगा। विदेश में नहीं बसे बाबा साहब, वापस लौटकर आए। शाहू जी ने एक सम्मेलन आयोजित किया 1920 में, और साहू जी ने उस सम्मेलन में घोषणा की कि इस देश के वंचितों शोषितों, तुम्हें तुम्हारा मसीहा मिल गया है डॉक्टर अंबेडकर, इसके पीछे खड़े रहना। और उस मसीहा ने इस देश में लड़ाई लड़ते लड़ते भारत का संविधान बनाया और उसके बाद लिख दिया उस किताब में कि चाह के भी अब आपके बच्चों का भविष्य हो तब तक बर्बाद नहीं कर सकते जब तक भारत का संविधान का एक अंश भी बचा हुआ। हम उनकी विरासत के लोग। तो आज आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट हमें बांट दो। कौन सा राष्ट्र? इस राष्ट्र को 90% बनाने वालों में हम लोग कम हैं। और तब हमारे यहाँ लोहिया, डॉक्टर लोहिया थे, धर्म वाले मामले में थोड़ा बहुत हिचक जाते थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने कहा, और मैं पिछड़े समाज के लोगों को भी इस मन से आह्वान करता हूं कि आपने भी अपना इतिहास नहीं पढ़ा। ओबीसी समाज, माली समाज के घर में ज्योतिबा फूले की फोटो होनी चाहिए थी, और फोटो आज एक दलित के घर में है। भारत तो यहां बनना था, दलितों ने ज्योतिबा फूले को अपना लिया। जिस दिन ओबीसी बाबा साहब अम्बेडकर को अपना लेगा उस दिन इस देश में सारी लड़ाइयां जीत ली जाएंगी। ये जरूरत है इस देश में, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 340 में ये लिख दिया था कि देश में एक पिछड़ा वर्ग भी है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसकी जनता नहीं पता है, संख्या नहीं पता है, इसलिए उनकी संख्या बन जाएगी, आयोग बनेगा, उनको भी उनके हिस्से का हक मिलना चाहिए। 1928 का वक्त था, किससे सुनिए, शिवदयाल सिंह चौरसिया, उन्होंने एक संगठन बनाया था। चौरसिया समाज ओबीसी समाज में आता है। ओबीसी समाज को उनके पुरखों से परिचित करा रहा हूं, इसलिए परिचित करा रहा हूं कि कल को जब मुझे जेल में भेजा जाए तो कह देना कि वो कोई एंटी नेशनल नहीं था, उस देश में एससी एसटी ओबीसी के हक की बात करता था। एक को जेल में डालोगे तो 100 पैदा होंगे और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। क्योंकि हम क्यों डरे, हमने तो ये बात बताई ना। अब इस प्लॉट को समझिए, फिर इस देश में जो साजिश हो रही है उसको समझ जाएंगे। 1928 का वक्त था, शिवदयाल सिंह चौरसिया ने एक संगठन बनाया, आदि हिंदू सभा। नए नए तथ्य आपको देके जा रहा हूं।
ब्राह्मणों के पास गए और उन्होंने कहा कि हमने संगठन बनाया है आदि हिंदू सभा, आइए उसमें शामिल होइए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। तो शिवदयाल सिंह चौरसिया चौंके, कहे हिंदू नहीं तो क्या है आप? उन्होंने कहा हम आर्य हैं। तो शिवदयाल सिंह चौरसिया खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम तो समझते थे तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, आज पता चला कि तुम हिंदू नहीं हो, तो जाओ आज से हम भी हिंदू नहीं है। और आदि हिंदू सभा को भंग कर दिया और संगठन बनाया डिप्रेस क्लासेस लीग। और उस डिप्रेस क्लासेस लीग का 1948 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये एससी ओबीसी की एकता बन रही थी। आज हमें इस मंचों का इस्तेमाल इसलिए भी करना है कि हम एकता की बात करें, हम दिशा दिखाएं कि भाई आप कहां पर के पड़े हो। अगर तुम हिंदू थे तो शिवदयाल सिंह चौरसिया को क्यों नहीं हिंदू बना उन्होंने? और तब डॉक्टर लोहिया ने एक नारा कहा था, संतोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ओबीसी समाज के लोगों से मेरा सवाल है कि जब तुम्हारे नायकों ने कहा पिछड़ा पावे 100 में 60, तो 100 में 60 प्रोफेसर तुम्हारे हैं क्या? 100 में 60 वकील तुम्हारे हैं क्या? 100 में 60 जज तुम्हारे हैं क्या? 100 में 60 IAS PCS तुम्हारे हैं क्या? 100 में 60 व्यापारी तुम्हारे हैं क्या? 100 में 60 वो लोग भी हैं क्या जो यहाँ का पैसा लेके विदेश भाग गए? ये जितने यहाँ का पैसा लूट कर विदेश गए वो सब किस जाति के हैं? जातिवादी तो वो सब। तो ये सवाल ओबीसी समाज को पूछने की जरूरत है। और उस ओबीसी समाज के लिए उनकी विरासत को याद दिलाते हुए वो नारा बता रहा हूं कि त्रिवेणी संघ जब 1930 में बना था, उसने बिहार में नारा लगाया था। अर्जक संघ बना था, उसने यूपी में नारा लगाया था कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट-पिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समाज। ये नारा उनका था, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। उस नारे को 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60 के नारे को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा ने बढ़ाकर क्या कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। आज इस कार्यक्रम की सफलता तभी होगी जब इन नारों को हम नई पीढ़ी के नौजवानों के बीच ले जाएं। आज इस कार्यक्रम की सफलता तभी होगी जब हर घर में सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख को पढ़ा पढ़ाया जाएगा। भीमा कोरेगांव की शौर्य दिवस को याद करते हुए इस देश के 85%, 90% कमेरा जात के नौजवानों, चौधरी छोटू राम ने हरियाणा में उस जमाने में कहा था, ऐ कमेरा जाति के लोगों, मेरी 2 बात मान लो, बोलना सीख लो और दुश्मन पहचान लो, तुम्हारी पीढ़ियों को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता है। आज इस मंच से मैं एक ही अपील करके जा रहा हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में पेंटिंग न हो तो मत कराइएगा। 2 रोटी की भूख हो तो 1 रोटी खाकर गुजारा कर लीजिएगा। और खासकर लड़कियों, पढ़ने के लिए जितना लड़ाई लड़नी पड़े लड़ना, वरना इस कार्यक्रम में आना तुम्हारा जाया होगा। सावित्रीबाई फुले के कार्यक्रम में तुम आई हो, जिसने पढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी, तुम अपने पढ़ने के लिए लड़ाई बुलंद करना। कभी इस देश में कोई बदलाव आएगा जब महिलाएं बदल जाएंगी। भूखे रहना, प्यासे रहना, 1 रोटी कम खाना, लेकिन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ, तभी हम ऐसा समाज बनाएंगे जैसा बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार चाहते हैं। आज एक और शख्स का जन्मदिन है, उसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ने जब संविधान सभा की बहस में खड़ा होकर यह सवाल पूछा कि इस देश में 7.5% आदिवासी हैं, हम साम्यवादी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस संविधान सभा में केवल 2 लोग हम। और वहां उन्होंने कहा कि हम उस तबके से आते हैं जिसे तुम आदिवासी कहते हो, जंगली कहते हो, लेकिन हम वो लोग हैं जिनको तुम लोकतंत्र सिखाओ मत, हमसे तुम्हें लोकतंत्र सीखना
सीखने की जरूरत है। हम इस देश की जल जंगल जमीन के वारिस हैं, हम मूल निवासी हैं और हम इस देश को कब से बचाए हुए हैं जब तुम्हारे कोई पूछने वाला नहीं था और तुम हमें लूट रहे हो। आज जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के दिन इस देश में आदिवासियों के लिए इसी बस्तर से बकसवा के जंगलों तक विकास के नाम पर उनको मारा जा रहा है। आपके जिले में सड़कें बनवाई जा रही है और कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है। इस सड़क पर कौन चलता है? क्या सड़कें विकास का पैमाना है? सड़कें और चमचमाती इमारतें विकास नहीं है। विकास तब होगा जब इस देश के हर गांव में एक ईयू, जेएनयू और एक सरकारी स्कूल ऐसा होगा जहां गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ाई करे और तब वहां से सवाल पूछे कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत कहां है। तब जाकर ये देश बदलेगा। मैं आखिरी कविता पढ़ करके ये बात कह रहा हूं, ये बात यह है कि सावित्रीबाई फुले ने केवल शिक्षा का काम नहीं किया, उन्होंने 2 संगठन बनाए थे। दो नाम था, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और शिशु संगोपन गृह। और पता है उस देश में बाल विवाह हुआ करता था उस जमाने में, और बाल विवाह में सबसे ज्यादा बाल विवाह में विधवा हो जाती महिलाएं बलात्कार का शिकार हो जाया करती थी और वो अपने बच्चे को लोक इलाज के डर से या तो बच्चे को मार देती थी या खुद मर जाती थी। और उनमें 90 से 99% महिलाएं सवर्ण घरों की होती थी, क्योंकि इज्जत आबरू तो सबसे ज्यादा उनके ऊपर थोपा गया है। महिलाएं सबसे ज्यादा गुलाम अगर हैं तो सवर्ण घरों की होती। इस देश में दलित पिछड़े घरों की महिलाएं तो पुरुष के साथ खेत में, पशुओं के बीच में, श्रम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनसे क्या गुलाम बनाएंगे आप? क्या कविता लिखी है सावित्रीबाई फुले ने? जो करे न जरा श्रम, ज्योतिष पर करे भरोसा, दिन रात फिरे नरक और स्वर्ग के चक्कर में, वैसा तो निठल्ला पशु भी न कर सके। कैसे भला कोई इंसान कहे कोई पांव पटने से लेकर गोधूली तक महिला करती श्रम। सावित्रीबाई फुले महिलाओं के श्रम की इज्जत करने वाली और उसे पहचानने वाली महिला का नाम है। क्या लिखा उन्होंने? पांव पटने से लेकर गोधूली तक महिला करती श्रम, पुरुष उसकी मेहनत पर जीता है मुफ्त खोर, पक्षी और जानवर भी मिलकर काम करते हैं। क्या इन निकम्मों को पुरुष कहा जाए, इंसान कहा जाए? वो है ज्योतिबा फुले के साथी सावित्रीबाई फुले। उन्होंने बाल हत्या संशोधन गृह बनाया, शिशु संगोपन गृह बनाया, बच्चों की परवरिश की और उन्हीं में से विधवा महिला के बच्चे को अपने बेटे को प्रसाद किया। और उस महिला ने जब ज्योतिबा फुले का निधन हुआ 1888-90 के आसपास, और ज्योतिबा फुले उस शख्स का नाम है जिसे एक व्यक्ति ने महात्मा नहीं कहा था। भिड़ेवाला में एक आम सभा हुई थी और जब ज्योतिबा फुले वहां बोलने के लिए खड़े हुए तो आम जनता ने खड़े होकर कहा कि आप हमारे लिए महात्मा हैं। ये था उनकी इज्जत। और एक आखिरी किस्सा करता हूं। 1932 का समय था, बाबा साहब जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, तो मुंबई में मिले गांधी से, और गांधी से मिलते हुए वो बोले कि इस देश में जाने कितने महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए, इस देश में वंचितों की कोई तकदीर नहीं बदली। हमारा कोई महात्मा था तो वो थे ज्योतिबा फुले, उनके बिना कोई महात्मा हमें कबूल नहीं। तो वो ताकत है उनकी। और जब उन्होंने अपना सत्य शोधक समाज बनाया था जिसके जरिए सत्य को शोधने की बात करते थे, जब ज्योतिबा फुले चले गए तो सत्य शोधक समाज की जो मशाल थी वो सावित्रीबाई फुले ने संभाली। उनकी चिता को, अपने पति की चिता को आग देने वाली महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले। अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा की क्रांति जगाने वाली महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले। महिलाओं की इज्जत आबरू के लिए लड़ने वाली महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले। पर पहर और गोबर झेलते हुए भी आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा की क्रांति जलाने वाली महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले। इस देश में आने वाली महिलाएं कैसी होंगी उसका चार्टर जिसने लिखा उस महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले। आज हम नाकाम निकम्मे लोग हैं जो अपने पुरखों को नहीं पहचानते। आने वाली पीढ़ियां अगर इस देश में शिक्षक दिवस मनाएंगे तो किसी थीसिस चोरी करने वाले व्यक्ति के नाम पर नहीं, सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के नाम पर मनाएंगे, तब ये भारत बदलेगा। इसी बात को कहकर के मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लोगों, आपने मुझे सम्मान दिया है, उसको सजो कर अपने माथे पर लेकर जा रहा हूं, हिम्मत हौसले पर लेकर जा रहा हूं। इन मनुवादियों से बिना डरे, बिना झुके बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार की लड़ाई जारी रहेगी। जब तक उनके सपनों का भारत नहीं बना लेते तब तक चैन
क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।